पहले दोनों प्री मेरे क्लियर नहीं हुए थे। अच्छा। एक में 9 नंबर से और दूसरे में 6 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया था। थर्ड में मेरा प्री क्लियर हो गया था पर मेंस जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ था। फोर्थ में प्री मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू में स्कोर बहुत पुअर था तो वो नहीं हुआ, फिर फाइनली इस बार सिलेक्ट। मेजर गलतियां हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई रिपीट ना करे। उनमें से सबसे बड़ी तो यही है कि ज़्यादा एग्जाम्स पे फोकस ना करें, सिर्फ एक एग्जाम को पकड़े। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पिछले साल भी हो सकता था सिलेक्शन, लेकिन इंटरव्यू में स्कोर बहुत कम रह गया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, एंशियंट और मिडीवेल के लिए RS शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ी मॉडर्न इंडिया के लिए। लक्ष्मीकांत को आप 4 बार पढ़ेंगे तो वो कंपैरेटिवली बेटर है। इसे आप कंपेयर करें कि आप क्लास 6 से पॉलिटी की NCERT पढ़ना शुरू करें फिर लक्ष्मीकांत पढ़ें, बहुत सारे सोर्सेज हो जाएंगे जिनको रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन लिमिट करने के लिए मैं ये करता था कि जैसे मेरे इंस्टा और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन हमेशा बंद रहते हैं। 5 साल से मैं दे रहा हूँ और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी तैयारी करता था, जो भी मेरा मेंटल स्टेट रहता था कि ये आएगा, मैं इस बार फुली तैयार हूँ, वहाँ पेपर में बैठ के मुझे रियलाइज़ होता था कि यार इस बार तैयारी नहीं हुई शायद ठीक से। नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स व्यू पिछले कई दिनों से UPSC टॉपर से मिलवा रहा है। इसी सीरीज में हमारे साथ मुकुंद सिंह चाहर सर है। सर की 273 रैंक है और सर ने ये कौन से अटेम्प्ट में किया सर? 5th अटेम्प्ट में सर ने ये हासिल किए। 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। बड़ी स्ट्रगल भरी जर्नी रही होगी। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार है जो सर की क्या स्ट्रेटजी रही है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए, और आपने हमें समय दिया इतने बिजी शेड्यूल में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए, और आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से मेरा नाम मुकुंद सिंह चाहर है। जैसे कि इन्होंने बताया मेरी 273 रैंक है UPSC 2022 में। मेरा बेसिकली मैं भोपाल से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं गाने बनाना और मेंटर करना एस्पिरेंट्स को, बाकी तो यही है बस। अच्छा, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी सर? स्कूलिंग भोपाल से ही की है मैंने। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। अच्छा सर, एक शायद 23 तारीख को लिस्ट आई, उससे पहले का क्या माहौल था और उससे बाद क्या उस दिन का क्या रहा सर? उससे पहले का माहौल घर में तो हालांकि टेंस था, लेकिन मैंने किसी को ये बता नहीं रखा था कि 23 को रिजल्ट आएगा। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे पता था कि 23 को आएगा, बट क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि सबको एंग्जाइटी फील हो, मैंने सोचा कि मैं उनको बोल देता हूँ कि 25 को रिजल्ट आएगा। और मैंने खुद, मुझे आइडिया था कि 12 या 1 बजे के आसपास रिजल्ट आ रहा है, तो मैं इधर से उधर घूम रहा था और घर में सबको ये लग रहा था कि ये पता नहीं क्या हो गया, इसको तबीयत ठीक नहीं है क्या है। फिर फाइनली मैं खाना खाने बैठा, इतने में मेरे पास फ़ोन पे PDF आ गई। तो अब वहीं पे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अकेले जो है रूम में जाके देखूंगा, फिर उसके बाद खुद को कंपोज करूंगा, फिर बाहर निकलूंगा, बट वो सुविधा उस वक्त उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने डाइनिंग टेबल पे ही अपना रिज़ल्ट देखा। मुझे रैंक समझ में आ गई कि मेरी 273 है। उसके बाद मैंने हाथ धोए, फिर मैं भगवान के सामने मैंने नमस्ते किया, फिर फाइनली घर वालों को बताया। तो फिर घर वाले बहुत एक्साइटेड हो गए, रोने लगे और मंदिर की तरफ गए सबके सब। तो बड़ा अच्छा माहौल था उसके बाद। सर 5th अटेम्प्ट था और इसमें आपको ये सफलता हासिल हुई। इसके पहले 4 अटेम्प्ट का सर क्या रिजल्ट रहा? पहले दोनों प्री मेरे क्लियर नहीं हुए थे। अच्छा। एक में 9 नंबर से और दूसरे में 6 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया था। थर्ड में मेरा प्री क्लियर हो गया था पर मेंस जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ था। फोर्थ में प्री मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू में स्कोर बहुत पुअर था तो वो नहीं हुआ, फिर फाइनली इस बार सिलेक्ट हुआ। अच्छा सर, भोपाल से आते हैं सर जी। तो ये सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चूंकि करेज होता है, UPSC का तो बड़ा करेज होता है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। UPSC का सपना सर स्कूल लेवल से देख लिया था या कब से देखा था?
ट्वेल्थ के बाद से मेरे दिमाग में था कि यूपीएससी देना है, इसलिए मैंने डिग्री भी हिस्ट्री में की थी। अच्छा सर। इस सोच से कि मैं ऑप्शनल हिस्ट्री को बना लूँगा, तो तभी से है ये प्लान। अच्छा सर। सर बात करते हैं जर्नी की। तो सर यूपीएससी की जर्नी आपने कब से स्टार्ट की, मतलब कि ग्रेजुएशन में साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी या फिर कब से स्टार्ट की ये यूपीएससी की तैयारी? मैंने थर्ड ईयर से बेसिकली फाउंडेशन कोर्स शुरू किया था। एक साल मैंने कोचिंग की, जिसके बाद फिर मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किए 2018 के बाद से। अच्छा सर, 4 अटेम्प्ट दिए, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, तो सर उसमें ऐसी क्या गलतियां रही जो 5वें अटेम्प्ट में आपने सुधारने की कोशिश की और आज फाइनली सिलेक्शन हो गया? जो मेजर गलतियां हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई रिपीट ना करे, उनमें से सबसे बड़ी तो यही है कि ज़्यादा एग्ज़ाम्स पे फोकस ना करें, सिर्फ एक एग्ज़ाम को पकड़ें। मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स को कवर करने की कोशिश की, ये सोच के कि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट सबका पेपर पैटर्न अलग हो जाता है और इन डिटेल अगर आप जाएँ तो सिलेबस भी डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे में बेहतर ये है कि आप एक एग्ज़ाम को ही अपना पूरा डेडिकेशन दें। दूसरी चीज़, मैंने बुक लिस्ट भी उतने केयरफुली शुरू में नहीं बनाई, तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, जिसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इससे मेरी तैयारी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो बुक लिस्ट बड़ी सोच समझ के लिमिटेड बुक लिस्ट बनाएं, उसको पढ़ें बार बार। बाकी तो यही है, होलिस्टिक तैयारी करें, ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग तैयारी, मेंस के लिए अलग तैयारी। एक प्लान बनाएं जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ें हों, तो चांसेस हैं कि सफलता जल्दी मिल जाए। बाकी तो यही है कि मेहनत एक फैक्टर है, बाकी दूसरा फैक्टर किस्मत है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पिछले साल भी हो सकता था सिलेक्शन, लेकिन इंटरव्यू में स्कोर बहुत कम रह गया, तो हो सकता था इस बार भी ना होता, लेकिन इस बार किस्मत ने मेरा साथ दिया, तो वो एक फैक्टर रहता ही है किस्मत का। अच्छा सर, आपने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जब आते हैं तो लगभग 80 से 90% जो स्टूडेंट है वो यूपीएससी का ही सपना लेकर आते हैं। सर आपने शुरुआत में यहाँ पर यूपीएससी का जो है सपना लेकर आए होंगे, और उसके बाद आपने क्या मतलब कि यहाँ पर आके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया, मतलब कि जो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का तो पता नहीं, पर एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने क्रिकेट काफ़ी खेला है शुरू के 2 साल, और मैं एकेडमी जाता था रेगुलर। इसके अलावा बाकी मुझे मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट था, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, एक ऑलरेडी बना के रखी है जो मैंने मेंस के टाइम शूट की थी, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, तो वो होपफुली मैं रिलीज़ करूँगा। बाकी गाने कंपोज करने का मुझे शौक था, तो वो मैं करता रहा, तो मेनली तो यही थी एक्स्ट्रा करिकुलर। सोसाइटीज़ वगैरह मैंने एक्चुअली ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन की थी शुरू में, बट वही क्रिकेट और ड्रामा का टाइम जो है क्लैश हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्रिकेट ही खेलता हूँ। अच्छा सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए और उसके बाद सर जैसे कि सभी एस्पायरेंट्स करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन पहले स्कूलिंग हिंदी मीडियम हुई या इंग्लिश मीडियम में, और ये अब कौन सा मीडियम में किया है यूपीएससी? मैंने सब कुछ इंग्लिश मीडियम से ही किया है, स्कूलिंग से इंग्लिश मीडियम से ही किया है। तो सर न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर तो यूपीएससी की जर्नी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सर आपने न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट किया और न्यूज़पेपर को पढ़ने का क्या तरीका था आपका? मैंने सच कहूँ तो यूनिफॉर्मिटी से कभी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं किया। 2018 में मैंने शुरू किया था, जब मैं नई तैयारी शुरू कर रहा था। उस टाइम मैंने काफ़ी नोट्स भी बनाए, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्री के लिए उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं है न्यूज़पेपर की, उससे बेहतर ये होगा कि मैं किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लूँ। तो उसके बाद मैं कोचिंग मटेरियल के लिए ही रिलाई करता था प्री और मेंस के लिए। इंटरव्यू के टाइम मैंने एक नहीं बल्कि 2 न्यूज़पेपर पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ उससे मिल जाते थे, क्योंकि इंटरव्यू में डिमांड है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपको अवेयरनेस हो आपके देश दुनिया में जो भी हो रहा है, तो वहाँ पे फिर न्यूज़पेपर आपको ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो एस्पिरेंट से मेरा यही कहना होगा कि शुरू में न्यूज़पेपर को 4-4 घंटे देने के बजाय एक फ़िक्स टाइम दें, आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें आपको बेसिक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहे। इंटरव्यू के टाइम फिर आप भले ही ज़्यादा टाइम दे सकते हैं न्यूज़पेपर को। अच्छा सर, न्यूज़पेपर की बात कर ली, तो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर तो हो ही गया, इसके साथ साथ और क्या असर पड़ा जो आपके यूपीएससी की जर्नी में बहुत अच्छे से सहयोग किया उसने? इसके अलावा तो जो बुक्स रेकमेंड की जाती हैं वही पढ़ी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी, एंशिएंट और मिडीवल के लिए आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ी मॉडर्न इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी माइक्रो एंड मैक्रो, और रमेश सिंह पढ़ी जिसकी उतनी यूटिलिटी नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया कई गलत बुक्स भी मैंने चूज़ करी हैं, तो उनमें से रमेश सिंह बुरी किताब नहीं है पर काफ़ी मोटी है और यूटिलिटी उतनी नहीं है। ज्योग्राफी की बात करूं तो 11th 12th की एनसीईआरटीज़, मेंस के लिए पीएमएफआईएस के नोट्स फॉर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी,
साइंस एंड टेक के लिए वाजीराम की येलो बुक पढ़ी थी, बाकी करंट अफेयर्स के लिए PT 365 और मेंस 365 विजन IAS का। अच्छा सर, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है सर के पास। सर जानने की कोशिश करूंगा कि आपने आंसर राइटिंग कब से शुरू की थी, क्योंकि एस्पायरेंट्स होते हैं वो UPSC का जब से जानना शुरू करते हैं कि ये चीज़ है, तभी से मतलब कि न्यूज़पेपर का हो कुछ लिखना तो तभी से स्टार्ट कर देते हैं। सर आपने आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की और आपकी आंसर राइटिंग में क्या है जो स्ट्रेटजी रही? आंसर राइटिंग मैंने शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं की। अच्छा मेरा जब पहला प्री क्लियर हुआ उसके बाद ही मैंने उन 3 महीने में आंसर राइटिंग की थी, और मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि कम ही रह गई है, क्योंकि 3 महीने सफिशिएंट नहीं थे। तो किसी भी एस्पिरेंट को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो पहले से आंसर राइटिंग थोड़ी शुरू कर दे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका काम ये है कि आप बुक लिस्ट को कवर करें, सिलेबस को कवर करें। जब आपके पास एक बेसिक अमाउंट ऑफ ज्ञान हो गया है तब आप उसको टेस्ट करना शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, 8 या 10 मिनट की टाइम लगा के उसको प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे सेक्शनल टेस्ट की ओर बढ़ें, फिर फाइनली फुल लेंथ टेस्ट की ओर बढ़ें, जहाँ 3 घंटे आप बैठ के प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और 3 महीने जो है प्री के बाद उसमें कोशिश कीजिए कि आप फिनिशिंग स्टेज पे पहुंच जाएं, कि आपकी स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि आप टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ना कि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम। अच्छा सर, आपने सिलेबस की बात की। सिलेबस और PYQ को एनालाइज करने के लिए हर कोई बोलता है, और एस्पायरेंट्स जो सोचता है कि UPSC करेंगे वो सारे जो PYQ और सिलेबस लेकर बैठ जाते हैं। तो सर वो तो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो तो खैर बोरिंग लगता है, देखा ये हुआ ये हुआ। फिर आपने सर कैसे मतलब PYQ और जो सिलेबस है उसको सर आपने कैसे देखा और उसको एनालाइज किया? देखिए, प्री में तो सिलेबस उतना डिटेल नहीं है। हाँ। थोड़ा बेसिक आइडिया लगता है, तो उतना इंपॉर्टेंस वहाँ पे नहीं है। मेंस में लेकिन बहुत डिटेल में सिलेबस मेंशन्ड है, और मेरे पास एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट है जो मैंने अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका रखा था, जिसमें पूरा सिलेबस मेंशन्ड है, क्योंकि हर कीवर्ड की वैल्यू है, वहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। मेंस में आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, प्री में वो चीज़ नहीं पता है, तो इसलिए सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। उसको इनफैक्ट याद कर लें तो और बेहतर। सेम गोज़ फॉर इंटरव्यू में भी लोगों को पता नहीं रहता है, पर एक बेसिक गाइडलाइंस जो है UPSC ने दे रखी हैं। अच्छा। कि वो कौन सी स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आप उसका कटआउट अगर अपनी टेबल के आगे लगा लें तो उससे आपको हमेशा ये पता रहेगा कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो मैं सही दिशा पे हूँ कि मैं गलत दिशा पे हूँ, वो आपको सिलेबस से अंदाज़ा लग जाएगा। इसके अलावा आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? सर सिलेबस का पूछा था और PYQ एनालिसिस। PYQ एनालिसिस पिछले 10 साल प्री और मेंस का मैंने किया था। आप रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं, 2021, 20, 19 ऐसे जाएं। अच्छा। और आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें टाइम कितना ज़्यादा देना है। दूसरी चीज़ जो आपको असेस करनी है वो है कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से जैसे एंशिएंट मिडीवल से बड़े मुश्किल सवाल आते हैं, ठीक है। पॉलिटी से ऑन दी अदर हैंड मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आते हैं, भले ही डायरेक्टली ना आए लेकिन थीम वहीं से रहेगी। तो ज़्यादा सेंस ये बनता है कि आप लक्ष्मीकांत को ज़्यादा टाइम दें, पॉलिटी को ज़्यादा टाइम दें। वहीं अगर आप एंशिएंट मिडीवल में बहुत ज़्यादा टाइम भी दें, आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा टाइम भी दें, तो भी नेसेसरली आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो आपका जब PYQ एनालिसिस आपको प्री के लिए करना है तो आपको बेस्ट ऑप्टिमम वे में ये सिलेक्ट करना है कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इनमें इतना इतना टाइम देना है। एक और चीज़ जिसमें मदद मिलती है वो है कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि UPSC किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो PYQ एनालिसिस प्री में इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस और थीम्स रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, PYQ हो गया, और उसके बाद सर बात करते हैं NCERT की। सर NCERT की भी अच्छी भूमिका रहती है, NCERT को पढ़ने के लिए हर कोई टॉपर सजेस्ट करता है। सर आपने NCERT पढ़ी या फिर कहाँ से पढ़नी चाहिए? NCERTs मैंने पढ़ी हैं और मेरा सजेशन थोड़ा अलग है इस मामले में। अच्छा सर। मुझे यही लगता है कि आप एक बुक को ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा। लक्ष्मीकांत को आप 4 बार पढ़ेंगे तो वो कंपैरेटिवली बेटर है। इसे आप कंपेयर करें कि आप क्लास 6 से पॉलिटी की NCERT पढ़ना शुरू करें फिर लक्ष्मीकांत पढ़ें, बहुत सारे सोर्सेज हो जाएंगे जिनको रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो NCERT सिलेक्टेड पढ़ें, जैसे ज्योग्राफी की 11 से 12 की 4 NCERTs हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, उनको आप कवर करें। इकोनॉमी से 11 से 12 की NCERT बहुत अच्छी है, उसे कवर करें। उसके अलावा बाकी NCERTs का ये है कि अगर आप चाहते हैं तो स्पीड रीड आप 1 महीने में कर लें, उससे नोट्स वगैरह कुछ ना बनाएं अगर आपको फाउंडेशन क्लियर करना ही है तो। बाकी उसके बाद फिर NCERTs का रोल मिनिमल है मेरे हिसाब से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी बुक लिस्ट आपने आइडेंटिफाई की है उस बुक को ज़्यादा बार पढ़ें।
जी सर, आपकी हिस्ट्री में ग्रेजुएशन हुई है, हमारे व्यूअर्स है ग्रेजुएशन के ही जो देख रहे हैं सर। ग्रेजुएशन में आपकी हिस्ट्री की सब्जेक्ट रही है और हमारे कई साथी है जो अपने ऑप्शनल को जो है ग्रेजुएशन में रख रहे हैं। तो सर आपने जो अपना ऑप्शनल है वो सर ग्रेजुएशन में उसका सिलेबस देख के तैयारी शुरू की या फिर ऑप्शनल की तैयारी आपने ग्रेजुएशन में शुरू की या फिर किस प्रकार है जो ऑप्शनल को गौरव किया? ऑप्शनल मैंने पिक हिस्ट्री किया था और वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। अच्छा सर। तो सबसे पहला रीज़न तो ये था, उस टाइम सिलेबस वगैरह कुछ नहीं पता था, डिग्री भी इसीलिए की। उसके बाद भी क्लियर था माइंड में कि हिस्ट्री करना है क्योंकि डिग्री कर ली थी मैंने, तो मुझे बेसिक आइडिया था प्लस अगेन इंटरेस्ट था। तो ऑप्शनल अगर किसी एस्पिरेंट को सिलेक्ट करना है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है तो 2-3 पैरामीटर्स हैं उसके। पहला सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी जीएस पेपर्स में ऐसा है कि आपको एक कर्सरी लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, आपको ऊपर ऊपर से पता हो तो भी चल जाएगा, पर आपको ऑप्शनल में थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। आप डीप तभी पढ़ने को तैयार होंगे जब आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो पहली चीज़ हो गई इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ वहाँ पे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, बुक लिस्ट अवेलेबल है कि नहीं आसानी से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा मार्क्स का ऐसा है कि ये मेरे हिसाब से भ्रांति है कि किसी में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी में कम आते हैं। मेरा तो बेसिकली ये मानना है कि अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को और उसमें मेहनत कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। तो यही है मेरा तो बेसिकली ऑप्शन। अच्छा सर, मतलब हिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन की तो उसके साथ साथ आपने मतलब कि ऑप्शनल के लिए क्या क्या किया, मतलब कि सिलेबस देखा या फिर उसके साथ आपने नॉन फिक्शनल बुक्स भी बहुत आती है हिस्ट्री की वो पढ़ी या फिर ऑप्शनल को मतलब कि ग्रेजुएशन में आपने क्या बेस दिया या फिर? अनफॉर्चुनेटली कॉलेज के टाइम पे इतना मैंने ऑप्शनल के लिए नहीं प्लान किया था। मतलब हिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट था तो वो जो सिलेबस में आ रहा था वो पढ़ता रहता था मैं, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थर्ड ईयर से ही सोचना शुरू किया था। तो जैसे मॉडर्न इंडिया मैंने थर्ड ईयर के जो सेमेस्टर पेपर्स थे वो मैंने स्पेक्ट्रम के बेसिस पे दिए थे, भले बुक्स लोगों ने अलग अलग सजेस्ट की थी पर मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि वो यूपीएससी में भी काम आएगी। तो किसी भी एस्पिरेंट को मैं यही रेकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही हो सके तो अपने ग्रेजुएशन के और यूपीएससी के बीच का ओवरलैप देखने की कोशिश करें, वही बुक्स आइडेंटिफाई करें जो ग्रेजुएशन में भी काम आए, यूपीएससी में भी काम आए, ताकि काम जो है थोड़ा मिनिमल हो जाए, रिवीजन ज़्यादा हो जाए। जी सर, मेंस में बात करते हैं आगे। सर आपने ये आपका 5वां अटेम्प्ट था। जीएस फॉर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स की तैयारी आपने किस प्रकार की, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? उसमें टाइम मैनेजमेंट की भी बात आती है, तो सर वो आपने कैसी की? एथिक्स की मैंने तैयारी तो काफ़ी की पर स्कोर मेरा 100, 101 और 100 ही रहा है तीनों मेंस में, तो मैं अवॉइड ही करूँगा उसमें ज़्यादा चर्चा करने में। जब मुझे खुद एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए तब रिकमेंडेशंस दूंगा। अच्छा सर, टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, आपने ग्रेजुएशन की और उसके बाद शायद कोई डिग्री की या फिर नहीं? हिस्ट्री ऑनर्स ही किया मैंने। अच्छा, ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स में किया। सर उसके बाद आज की जो युवा पीढ़ी है वो सर सोशल मीडिया में ज़्यादा लगी हुई है। सर डिस्ट्रैक्शंस कई प्रकार के आते हैं और भी कई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, सर उनसे आप किस प्रकार सर उभरे? डिस्ट्रैक्शन आते हैं बट मेरा ये था कि मैं सोशल मीडिया एकदम कट ऑफ नहीं करना चाहता था, अपने दोस्तों से एकदम कट ऑफ नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए मेरे परिवार और मेरा दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कट ऑफ नहीं किया था कुछ भी। बट डिस्ट्रैक्शन लिमिट करने के लिए मैं ये करता था कि जैसे मेरे इंस्टा और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन हमेशा बंद रहते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कौन क्या मैसेज कर रहा है। जब मुझे खुद मन करता है तब मैं देखता हूँ, तो वो जो हर 2 मिनट में डिस्ट्रैक्शन होता है वो मैं अवॉइड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जो है वो हेल्प कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है कि किसी ने सोशल मीडिया 2 साल के लिए छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दें, या किसी ने सोशल मीडिया पे ही कोई लगा रहा है तो आप भी लगे रहें। आपके लिए जो बेस्ट है वो आप खुद ही डिसाइड करें और उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाएं। अच्छा सर, इंटरव्यू स्टेज की बात आती है। इंटरव्यू स्टेज में कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछे गए और आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो, और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी आप बताइए इंटरव्यू के लिए आपने क्या कुछ अलग किया सर? इंटरव्यू में 2 इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए थे। एक तो ये कि अगर हमारे देश में अंग्रेज़ ना आते तो क्या होता, तो इसका मैंने बेसिकली 2 पार्ट में जवाब दिया था। पहला तो ये कि इकोनॉमिक बहुत बड़ा फैक्टर था, अंग्रेज़ों ने बहुत लूट लिया था हमारे देश को, तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो मिनिमल हो गई, हमारा डेवलपमेंट जो स्टेट है वो रिलेटिवली हम पीछे हो गए, तो एक फैक्टर तो ये था। दूसरी चीज़ जो मुझे उस टाइम दिमाग में आई वो ये थी कि शायद हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। ये 2 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे स्टेट किए थे। इसके अलावा
एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल था वो ये था कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत का क्या अर्थ है। ये मैं लकीली तैयार करके गया था, तो इसका मैंने वहाँ जवाब दे दिया था। अच्छा सर। और इसके साथ साथ इंटरव्यू स्टेज के लिए आपने और क्या क्या मतलब प्रिपरेशन की? इस बार मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की कोशिश की। सबसे पहले तो डैफ जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसमें आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है इंटरव्यू बोर्ड को। तो इसमें मेरा नाम, मेरे माता पिता का नाम, उनका काम, हम लोग कहाँ से हैं, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैंने एक एक कीवर्ड के बारे में थोड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की थी ताकि मुझे पता रहे, क्योंकि डैफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं इंटरव्यू में जनरली। और अगर आपको वही नहीं पता है तो एक ख़राब इंप्रेशन पड़ता है कि आपको अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता है। तो डैफ प्रिपेयर करना जो है सबसे पहला पार्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। दूसरी चीज़ भी फिर जो है वो थोड़ी नॉन टेंजिबल चीज़ें आ जाती हैं उसमें, आपकी अवेयरनेस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें की, अपनी वीकनेसेस पे काम किया। जैसे मैं बहुत शाय हूँ, मुझे खुल के बात करने में टाइम लगता है, तो मैंने खुद को ये चैलेंज दिया कि मैं अनजान लोगों से भी हेल्प मांगूंगा। जैसे एक बार मैंने सोचा कि मैं गूगल मैप्स को ऑफ रख के दिल्ली घूमूंगा और मैं लोगों से रास्ता पूछूंगा। तो ये एक बेसिक चैलेंज है जिसमें मेरी शाइनेस कम होने में मुझे हेल्प मिली। तो अगेन इंटरव्यू के टाइम पे आप ही जानते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, उनको सॉर्ट आउट भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, गाइडेंस आपको मिल जाएगा। बट डैफ पे काम करना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अच्छा सर, इस बार का प्री का आपने पेपर देखा होगा जी। सर प्री का पेपर बात करें तो उस पर सर पैटर्न चेंज होने की बात कही गई। सर आपने किस प्रकार उसको एनालाइज किया और आने वाले जो एस्पायरेंट्स है वो सर ऐसी पैटर्न चेंज होने की दिक्कत से किस प्रकार सर उभरे? प्री देखिए हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता ही है। अच्छा सर। 5 साल से मैं दे रहा हूँ और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी तैयारी करता था, जो भी मेरा मेंटल स्टेट रहता था कि ये आएगा, मैं इस बार फुली तैयार हूँ, वहाँ पेपर में बैठ के मुझे रियलाइज़ होता था कि यार इस बार तैयारी नहीं हुई शायद ठीक से। तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी आपकी ये हो सकती है कि आप अपनी बुक लिस्ट जो है वो क्लियर रखें। जो लो हैंगिंग फ्रूट जिन्हें हम बोलते हैं, ईजियर चीज़ें जैसे कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, उनको अच्छे से करके जाएं जिनका वेटेज ज़्यादा है। बाकी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे वर्क करें कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे, वहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर चांसेस हैं कि प्री में जो भी पेपर आए आप उसको टैकल कर लें। सर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हो और सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, सीसेट लगातार टफ होता जा रहा है और आपने चूँकि 3 बार प्री निकला है आप बोल रहे, तो सर सीसेट से आप किस प्रकार है जो सीसेट क्वालिफाई किया, आप सीसेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही सर? मैं क्योंकि हालांकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ लेकिन 12th तक मेरे पास पीसीएम था। अच्छा सर। तो एक रिलेटिव भरोसा था कि सीसेट क्लियर कर लूँगा। बट खुद को असेस करने के लिए मैंने पिछले साल के सीसेट पेपर देखे थे, जिसके बाद मैं देख रहा था कि मेरे 90-100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट। तो पहला स्टेप तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी जो है असेस कर लें खुद को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लें कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन कम बन रहे हैं, रीजनिंग में कम बन रहे हैं, मैथ्स में कम बन रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वहाँ पे एफर्ट जो है वो आप डालें। अच्छा सर, लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स है जो आगे तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की और अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सर मूल मंत्र यदि आप देना चाहिए यूपीएससी के लिए? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरे लिए हार्डवर्क और साथ में लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। बट इन दोनों से भी ज़्यादा आई थिंक मेरा पेशेंस मेरे लिए काम किया है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने भरोसा रखा और लकीली मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया। तो मैं एस्पिरेंट से भी यही सजेस्ट करूंगा कि अपने काम पे फोकस करें, अपने एफर्ट्स पे फोकस करें, 100% दें ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी पूरी मेहनत नहीं की। उसके बाद रिजल्ट हो सकता है आपके हाथ में हो, आपके हाथ में ना हो, लेकिन अगर मेहनत आपने पूरी की है तो आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।